नाज़रीन आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में आज बात फिर अफगानिस्तान की, जो अब तालिबानी दौर इक़्तिदार में इमारत इस्लामी अफगानिस्तान है। क्या अफगानिस्तान में सिर्फ नाम बदला है? क्या तालिबान जिनकी 1996 से 2001 तक हुकूमत थी वो नहीं बदले? ताजा खबर के मुताबिक अफगानिस्तान ने कला संस्कृति पर फिलहाल पाबंदी लगा दी है, लेकिन जवाब यह है कि वो पाबंदी नहीं आयद कर रहे हैं बल्कि इस्लामी संस्कृति यानी इस्लामी तमद्दुन को फरोग देना चाहते हैं। खबरें यह भी गश्त कर रही हैं कि अफगानिस्तान सख्त माली दुश्वारी का सामना कर रहा है और हुकूमत में शामिल मुख्तलिफ धड़ों में आपसी खींचतान शदीद है, जिसका सीधा असर नज़्म ज़ब्त और इंतजामी उमूर पर पड़ रहा है। तो कितनी है इन खबरों में हकीकत और कितनी ये खबरें हैं प्रोपेगेंडा का हिस्सा, आज अगले आधे घंटे तक करेंगे माहिरीन के साथ गुफ्तगू। नाज़रीन, दरअसल कुछ तारीखें जो अफगानिस्तान के लिए, जो अब इमारत इस्लामी अफगानिस्तान है, मैं इसे बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि बाज़ाब्ता जब तालिबान ने उन्होंने काबुल पर इख्तियार हासिल किया था, उसके बाद जब 15 अगस्त को इख्तियार हासिल किया था और 15 अगस्त के बाद से जब सितंबर 7 को उन्होंने अबूरी हुकूमत का ऐलान किया था, तो उस ऐलान के साथ ही उन्होंने कहा था कि अब अफगानिस्तान जो है वो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान है। तो क्या इमारत इस्लामी अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या इमारत इस्लामी अफगानिस्तान की नींव जो है वो मजबूत होने से पहले ही कहीं डगमगा तो नहीं रही है? क्योंकि ऐसे बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो टॉप लीडरशिप है, जिसमें हसन अखुंद का नाम सामने आता है जो वजीर आजम है और नायब वजीर आजम के तौर पर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर हैं, बात यह सामने आ रही है कि दरअसल मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर और उनका जो धड़ा है, उनकी जो सोच थी, उनके हिसाब से जिस तरह के काबीना की तश्कील होनी चाहिए थी, शायद वो नहीं हुई और इस वजह से आपस में कुछ मनमुटाव सामने आ गया है। बीच में ऐसी खबरें आई थी कि शायद वो शदीद तौर पर जख्मी भी हुए हैं कुछ आपसी झड़प में, लेकिन फिर वो मीडिया के सामने आए थे मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर, उन्होंने इंटरव्यू दिया था और कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं जिंदा हूं और आपस में हमारे इख्तिलाफात नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सवाल इस बात को लेकर लगातार हैं कि क्या वाकई जो अबूरी हुकूमत है, जो काबीना है, उस पर सिर्फ और सिर्फ जो अफगानिस्तान तालिबान है उनकी ही चली है या फिर किसी और मुल्क के एजेंसियों के दबाव में वहां की काबीना की तश्कील दी गई है। हालांकि एक रोज कबल ही जो खबर आई है उसके मुताबिक फिर से एक बार तोसी हुई है अफगानिस्तान में, यानी कि इमारत इस्लामी अफगानिस्तान की काबीना में, और इस बार एक और नहीं बल्कि कई नाम शामिल किए गए हैं। इस बार पंजशीर से भी एक और नाम को नई काबीना में शामिल किया गया है। साथ ही डॉक्टर मोहम्मद हसन जो हजारा हैं उन्हें भी नई काबीना में जगह दी गई है। तो क्या ऐसे तमाम सवालों पर क्या अब इस पर रोक लग जाएगी? क्या ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सच्चाई से काफी दूर है, अलग हैं? दरअसल कबायली तफरीक, जो तालिबान के सफ़ों में कबायली तफरीक या जो धड़ेबंदी है, मुल्क पर मंडलाते माशी बहरान का जो मामला है, इन सब मामलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब तालिबान के सामने सही मानों में बड़े चैलेंजेस सामने आ रहे हैं और अगर तालिबान इन बड़े चैलेंजेस का मुकाबला कर पाता है तो बेहतर, लेकिन जिस तरह से दुनिया की और जो दूसरे ममालिक हैं, दुनिया के सामने तालिबान की जो हुकूमत है उसे खुद को मंजूर करा लेने का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, उसमें तालिबान या तालिबान की हुकूमत कहां तक कामयाब रही है, ऐसे कई सवाल हैं। और क्या इन सब के पीछे आपसी जो गिरोहबंदी है या अलग अलग धड़ों के बीच जो एक तनातनी है, क्या यह एक बहुत बड़ी वजह है? इस पर ही हम आज खास तौर से गुफ्तगू करेंगे।
हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे इस दौरान। मानव सचदेवा हमारे साथ हैं जो साबिक सीनियर यूएन ऑफिशियल है अफगानिस्तान, और हमारे साथ हैं एम्बेसडर अनिल त्रुगनायत जो साबिक एम्बेसडर है। आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मुहिबुल हक साहब है, प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और प्रोफेसर परीक्षत सिंह मनहास जो माहिर है इंटरनेशनल अफेयर्स के यानी आलमी उमूर की। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले परीक्षित मनहास साहब आपके पास आना चाहूंगा और यह जानना चाहूंगा कि 15 अगस्त की एक तारीख, उसके बाद 7 सितंबर की एक तारीख, अब तक जो बदला और अब तक जो जाहिर हो रहा है, क्या आपको यह लग रहा है कि वाकई तालिबान जो है जिन्होंने एक हुकूमत, एक कैबिनेट तश्कील दी है, उनमें अलग अलग धड़ों में कुछ बहुत ज्यादा ही पावर टसल चल रहा है, बहुत ज्यादा खींचतान चल रही है? सबसे पहले तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस टाइम पे तालिबान में बहुत सारी कश्मकश चल रही है और डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनमें काफी सारी पावर टसल, एग्जैक्टली जो वर्ड आपने यूज किया, चल रहा है। स्पेशली जो तालिबान का कंधारी ग्रुप है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो मुल्ला मोहम्मद याकूब उमारी जी जिसे लीड कर रहे हैं, वो ग्रुप है। और दूसरा फैक्शन जो सिराजुद्दीन हक्कानी जिसे लीड कर रहे हैं, जिसे हमें काबुल का ग्रुप कह सकते हैं। तो इन दोनों ग्रुप्स में इस टाइप में काफी ज्यादा पावर टसल चल रही है और काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी लाइट में आ रहे हैं, जिससे कि जैसे कहा जा रहा है कि मुल्ला ब्रादर अभी पहले जैसे खबरें आ रही थी कि वो इंजर्ड हैं और एजेंसीज के द्वारा बताया भी जा रहा था कि शायद उनकी डेथ हो गई है, पर अभी कहा जा रहा है कि वो अब कंधार वापस लौट गए हैं। सल्किंग अराउंड देयर, वहां पे एक साइड पे होके बैठ गए हैं, और वो जो कि ये चाहते हैं कि किसी तरह से जो भी यूएस के साथ या आउटसाइड एजेंसीज के साथ जो भी पैक्ट हुआ था, जिसमें कहा गया था कि माइनॉरिटीज को जगह दी जाएगी, जिसमें कहा गया था कि औरतों के हकूकों के हनन नहीं होगा, जिसमें कहा गया था कि जो आम नागरिक हैं उनको पूरे उनके राइट्स मिलेंगे, तो वो जो बातें जब जैसे जिसकी वजह से कहा जाता है जैसे यूएस ने पुल आउट किया, तो वो सारी जो भी पैक्ट हुए थे वो चाहते हैं उन सारे पैक्ट्स का रखा जाए और उन पैक्ट्स की रिस्पेक्ट की जाए। पर हक्कानी ग्रुप कहीं ना कहीं जो कि आईएसआई द्वारा कंट्रोल्ड है और आईएसआई उसको इनडायरेक्टली चला रहा है, तो वो चाहता है कि पूरी पावर उनके पास आ जाए। हक्कानी ब्रदर्स थोड़ी सी भी स्पेस किसी को नहीं देना चाह रहे हैं। तो अभी जैसे हमने देखा दूसरी एक्सपेंशन भी हुई है अभी, और काफी सारे एथनिक माइनॉरिटीज को भी जगह मिल रही है। बट कहीं ना कहीं ये जरूर जाहिर हो रहा है कि उनकी पॉलिटिकल इनकम्पिटेंसी है तालिबान की, और पॉलिटिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। तो इनकम्पिटेंसी भी सामने आ रही है और इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा मानव सचदेवा का, जो साबिक सीनियर यूएन ऑफिशियल है अफगानिस्तान। मानव, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप किस तरह की तब्दीली महसूस कर रहे हैं? एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि जो अब का तालिबान है वो 96 से 2001 के तब के तालिबान से बहुत मुख्तलिफ है। एक उस कबल यह खबर आई कि कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, उसमें हजारा तबके से भी शामिल किए गए हैं कैबिनेट में, उसमें पंजशीर से भी एक और शामिल किए गए हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि तालिबान इस बार बहुत संभल कर कदम बढ़ा रहा है, या फिर वो महसूस नहीं कर पा रहा है कि हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं? देखिए, ये आप पहली बात तो आप ये देखें कि इस वक्त हक्कानी जो उनका हदफ क्या है, इस वक्त मकसद क्या है। हक्कानी जो दाखिल हैं उनका 2 हदफ बनते हैं। या तो एक होता है कि पूरे पायताख्त पे अपनी हुजूम कर अपना पूरा कंट्रोल कर लें, या दूसरा उनका होता है जो उन्होंने 1996 से 2001 में भी किया था कि वो दाखिल भी थे बाहर भी थे। वो इस तरह से पावर रखते थे कि वो अंदर तो कैबिने, इनके जो अब्बा हुजूर थे उन्होंने भी एक मिनिस्ट्री संभाली थी 96 में, लेकिन उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस संभाल के रखी थी ताकि अगर उन्हें कुछ इंतजार करने हो, कुछ अपनी पावर बेस बनानी तो वो रखते हैं। तो अगर वो अपना सक्सीड करते हैं दोनों चीजें करने में कि दाखिल भी होंगे और इंडिपेंडेंट भी, तो फिर पाकिस्तान के तवस्सुत उन्हें सपोर्ट भी मिलेगी। ये भी याद रखिए, हक्कानी नेटवर्क दुनिया का 2nd मोस्ट रिचेस्ट, जैसे कह सकते हैं, मिलिटेंट नेटवर्क है। उन्हें मिरन शाह में पूरी हुकूमत का एक एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे शरिया के कोर्ट्स चलाने हैं, कैसे इवन जिस तरह आईएसआई चलाती है कंपनीज, उस तरह इन्होंने कंपनीज फ्रंट भी की हैं। तो मसला ये हो रहा है कि अब हक्कानी कहते हैं कि सबसे बड़ा रोल हमारा रहा है ये इनको फतेह हासिल करने के, और
वो अपने मिल्ला गानी बरादर कहते हैं हमने इनका करारदाद किया, हमारी तवज्जो ये लोग बाहर गए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त, मैं तो पहले भी कह चुका हूं आपके नेटवर्क पे, अब भी कह दूंगा कि आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर अगले 3-4 माह देखें, इनके बीच में एक इम्प्लोजन इतनी बुरी होगी, जो जैसे साहब ने भी पहले कहा कि ना तो कंपैटिबिलिटी है, ना ही कॉम्पिटेंस है, ना तो कंपैटिबिलिटी है, ना ही कॉम्पिटेंसी है। प्रोफेसर हमारे साथ है मोहिबुल हक साहब, आप लगातार इस मौजू पर कहते रहे हैं, आपकी रिसर्च भी रही है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह है जो लोग बात करते हैं शरीयत की, जो लोग बात करते हैं इस्लामी कानून की, क्या वाकई ऐसी बात है कि उनके आपस में ही जबरदस्त इख्तलाफात हैं और इसी वजह से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की तरफ से जो खबरें सामने आ रही हैं कि उन्हें साइडलाइन किया जाने की कोशिश है और सरहद पार की जो एजेंसियां हैं वो बहुत हावी हैं वहां की तश्कील हुकूमत में, क्या ये सब कुछ जो इस्लामी इमारत इस्लामी अफगानिस्तान है उसकी सच सही और पहचान यही है? मोहिबुल साहब, देखिए वैसे आदम साहब, सबसे पहली बात हमें ये देखना चाहिए कि जब हम तालिबान को अफगानिस्तान में एनालाइज करते हैं, उन बाइनरीज यानी एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट, जैसे मुल्ला बरादर को हम मॉडरेट से समझते हैं और हक्कानी नेटवर्क को हम एक्सट्रीमिस्ट यानी ग्रुप समझते हैं। तो ये इस बाइनरी से बाहर निकल करके अगर हम कुछ सोचेंगे तब बेहतर नतीजा निकल पाएगा समझने के लिए। सबसे पहली बात ये कि देखिए, ये कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तालिबान ने जो इमारत इस्लामी बनाया है उसमें हक्कानी नेटवर्क हो या मुल्ला बरादर हो या फिर इनके स्पिरिचुअल लीडर अखंजादा हो, इनमें कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये सिर्फ एकोमोडेट करना है स्टेक होल्डर्स को, यानी हक्कानी नेटवर्क जिसे कहा जाता है कि पावर की कशमकश जो है, इस पावर में किसका डोमिनेंट रोल होगा। तो सबसे पहले बात इसे खारिज कर दी कि कोई नजरियाती इख्तलाफ इसमें पाया जाता है, ये सिर्फ पावर के लिए या उसके लिए इख्तलाफ पाया जाता है। दूसरी बात, अभी तक अगर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए कि नजरियाती इख्तलाफ नहीं पाया जाता, मतलब क्या हुआ इसका और ये कैसे अलग है पावर शेयरिंग से? नजरियाती इख्तलाफ का मामला यह है कि इस बात पे ये तमाम ग्रुप्स एग्री करते हैं तालिबान के अंदर, चाहे किसी भी ग्रुप से आए, वो एग्री करते हैं कि अफगानिस्तान को एक दौलत इस्लामिया बनाना है। तो इस पे तो एग्रीमेंट है उनके बीच में। अब इसमें एडजस्ट किन लोगों को करना है, यानी माइनॉरिटीज की शमूलियत क्या होगी, किस ग्रुप्स को कितनी हैसियत दी जाए, किसकी क्या पोजीशन होगी, ये जो डिस्कशन है और ये जो आप देख रहे हैं कि जो कशमकश जारी है, इसका कोई भी ताल्लुक नजरियाती इख्तलाफात से नहीं है। ये ताल्लुकात, ये सिर्फ कैबिनेट एक्सपेंशन और हुकूमत में किसका ज्यादा शेयर होगा इस पे है। दूसरी अहम बात हमें बहुत जहन में रखना चाहिए कि 1979 में ईरान में एक इनकलाब आया और आज तक अगर कोई इस्लामी इनकलाब कामयाब रहा है वो तो सिर्फ ईरान का कामयाब रहा है, जो आज तक ईरान एक इस्लामी ममलिकत की हैसियत में मौजूद है। उसके अलावा दुनिया में जहां भी इस्लामिस्ट पावर में आए हैं, ये इस कदर जल्दबाजी में रहते हैं शरीयत का नफाज या एक ऐसा कानून जिसमें पुरानी चीजों के स्पेस नहीं देना, कि इनके खिलाफ खुद आवाम हो जाती है। अफगानिस्तान की पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी इजिप्ट वगैरह से, ट्यूनीशिया से, इजिप्ट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो अफगानिस्तान की पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। जो हम ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड यानी हाई मोरल ग्राउंड लेते हैं और जो वेस्ट सेंट्रिक ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं तालिबान को जज करने के लिए, मेरे ख्याल से वो भी मिसलीडिंग है। वहां के कल्चर में अगर आप देखिएगा तो औरतों का पर्दे में रहना, औरतों का चार दीवारी के अंदर रहना, ये बड़े शहरों को छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादातर जगहों पे औरतों को घर के अंदर रहना, उमूर खानादारी संभालना, अंदरूनी मामलात को संभालना और ज्यादा मर्दों को बाहर के मामला संभालना, उनके एक ये जिसे कहते हैं कि उनकी सकाफत में, उनकी तहजीब में ये चीज मौजूद है। तो इसलिए जब तालिबान पावर में आते हैं, इन चीजों को इंपोज करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा रिएक्शन आवाम का नहीं होता है, सिवाय चंद जगहों पे, काबुल वगैरह जैसे शहरों में। तो हमें ये इस पे थोड़ा सा क्रॉस एक मैं लेना चाहूंगा रिएक्शन। हमारे साथ एम्बेसडर अनिल त्रिगुनाया साहब मौजूद हैं। त्रिगुनाया साहब, जो बात मोहिबुल साहब कह रहे हैं, क्या वो बात जो है उससे आप मुत्तफिक हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि लार्जर स्केल पर अफगानिस्तान की जो अवाम है, तमाम सूबों की मिलाकर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं तालिबान की सोच के साथ जिंदगी गुजारने में उन्हें बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं है और चंद बड़े शहरों में
ऐसी बातें हैं जो थोड़ा अर्बनाइज्ड एरिया है, क्या इससे आप मुत्तफिक हैं? देखिए, एक तो बात मैं कहूंगा कि पहले 3 स्पीकर्स ने बड़ी अच्छी बातें कही अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में और किस तरह वो पॉलिटिकली आगे बढ़ने वाले हैं या नहीं बढ़ने वाले हैं। तो ये बातें बिल्कुल सही हैं। तो दो पॉइंट मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये कि देखिए, आप जब तालिबान की वो देख रहे हैं तो मैं समझता हूं दुनिया उनको एक मोनोलिथ के रूप में देखती है, जबकि वो मोनोलिथ नहीं है। उनके बीच कई सारे ग्रुप्स हैं। भले ही वो इस्लामिक एमिरेट के बारे में एक चाहते हो कि हो, लेकिन किस तरह वो पहुंचेगी? जब पावर मिलती है तो पावर शेयरिंग के लिए, चाहे वो डेमोक्रेसी में अलायंस सिस्टम हो या ऑटोक्रेसी इस तरह का रूल हो या किसी तरह की रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट रिजीम हो, सब जगह पावर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और उसी के शेयर के लिए, उसी की भागदौड़ी के लिए सब जगह एक सा ही हाल है। तो इसलिए ये सोचना कि तालिबान कोई नई चीज है वो गलत है। दूसरी चीज ये है कि अब देखिए, चाहे भले ही उनके ट्राइबल कल्चर में या जिस तरह हो, ये रहा हो कि औरतों का जो है पीछे बैकग्राउंड में रहेंगी, लेकिन पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में बहुत बड़ा फर्क भी आया है। जी देखिए, आप चाहे भले ये कह सकते हैं कि 70% अफगानिस्तान जो है रूरल है, वहां पर एक तरह से रूरल रिपब्लिक्स चलते हैं जिनकी अपनी एक सिस्टम है और वो सिस्टम ज्यादातर वही है जो अभी प्रोफेसर साहब ने कहा। लेकिन आज जो है वहां के बच्चे को, बड़े अफगान लोगों को अगर मौका दिया जाए कि उनकी बेटी उनको, उनकी बहनों को पढ़ने का मौका दिया जाए, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी इतना जाहिल होगा जो ये चाहेगा कि घर में ही बैठा के रखो। तो तालिबान के जो अभी तक की बातें हुई हैं, जहां तक औरतों की बात मैं कहूंगा, और उनकी कोशिश ये कि किस तरह से अभी तक कोई, देखिए, आप लड़कों को, बच्चों को आपने अलाउ कर दिया स्कूल में जाना, लड़कियों के लिए आप कह रहे हैं कि हम देखेंगे, अभी आज ही की बात है, मुजाहिद साहब ने बोला। तो मेरा मानना यह है कि ये जो गलतियां कर रहा है, लेकिन अभी आपने एक और बात कही थी पहले कि ये अभी आज इन्होंने 2 जैसे हजारा डॉक्टर हैं उनको ले लिया या इस तरह कर लिया। तो देखिए, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मीटिंग होने वाली है, वहां पर अफगानिस्तान का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। तो अभी वो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो लेजिटिमेसी चाहते हैं तो किसी तरह से ये बात लग जाए, लोग को कहने वाला तो हो कि देखिए, अब वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी पहली मांग है। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो भी ये चाहते हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। तो भले ये जरूरी है कि 27% ताजिक हैं वहां या उज्बेक्स हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो इस तरह से दिखाना पड़ेगा उनको। तो मैं ये समझ रहा हूं कि डिफरेंसेस हैं उनके, लेकिन वो उसको ओवरकम कर लेंगे किसी ना किसी तरह से। तो त्रिगुनाथ साहब को लगता है कि डिफरेंसेस तो है लेकिन ओवरकम कर लेंगे। प्रोफेसर मोहिबुल हक साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार फिर से रिएक्शन लेना चाहता हूं परीक्षित सिंह मनहास साहब का। परीक्षित सिंह साहब, ये जो बातें सामने आ रही हैं, जैसे एक बात ये भी आई कि जो कला संस्कृति है उसे फिलहाल उन्होंने बंद कर दिया। पूछा गया तो जवाब यह था कि हम कला संस्कृति के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम वेस्टर्न नहीं, हम इस्लामी संस्कृति, इस्लामिक जो तमद्दन है उसे फरोग देना चाहते हैं। एक तो ये जवाब था। दूसरी बात यह भी है कि ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है जो मोहिबुल हक साहब कह रहे हैं कि डिफरेंसेस ऑफ मतलब ये नजरियाती जो कह सकते हैं कि वो नजरियाती तब्दीली नहीं है, बल्कि पावर शेयरिंग को लेकर है कि अगर हमारी ज्यादा इसमें कुर्बानी रही है तो हमारे को ज्यादा इसमें हक या हुकूक मिलने चाहिए। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? उसके बाद फिर से मैं मोहिबुल साहब से रिएक्शन लूंगा। मैं बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, और हर डेमोक्रेसी में या जहां भी सरकार बनती है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन गन कल्चर के साथ सेटल नहीं किए जाते। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन सड़कों पे औरतों को मार के सेटल नहीं किए जाते। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ सेटल किए जाते हैं, एक पॉजिटिविटी के साथ सेटल किए जाते हैं, और इस अप्रोच के साथ सेटल किए जाते हैं कि जो भी गुड प्रैक्टिसेस हैं दुनिया भर में उनको फॉलो किया जाए और उनके आम नागरिकों को, आम लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। इस टाइम पे जैसे मैंने पहले कहा, इनकम्पैटिबल है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और इनकम्पिटेंट भी हैं, उसी तरह से उनके जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इनकम्पैटिबल हैं।
करप्शन इज रैम्पेंट, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट वहां इतना ज्यादा बढ़ रहा है, कोई कहने की बात नहीं। रेजिस्टेंस फोर्सेस पंजशीर से भी अभी तक कुछ इलाकों में वो लड़ रहे हैं। फॉरेन इंटरवेंशन इतनी ज्यादा हो रही है, जैसे कि चाइना, रशिया और पाकिस्तान, और चाइना स्पेशली ये चाहता है कि जो बॉर्डर रोड्स इनिशिएटिव है उसको और आगे बढ़ाया जा सके, और अमेरिका का कहीं ना कहीं वो सपना न्यू सिल्क रोड वाला अभी भी है, भारत जिसको सपोर्ट कर रहा है। तो फॉरेन इंटरवेंशंस भी बहुत सारी हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, ये शायद एक बड़ा पॉइंट हो सकता है। मानव सचदेवा साहब, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं। क्या लैक ऑफ पॉलिटिकल विल नजर आ रहा है, या फिर ये कि कुछ दूसरी ताकतों का अफगानिस्तान या अफगानिस्तान तालिबान पर बहुत ज्यादा असर नजर आ रहा है? देखिए, पॉलिटिकल विल का मानी आप सोचिए पहले कि आपने बड़ा अच्छा अहम सवाल किया है कि अभी यूएन जनरल असेंबली होगी, वो भी प्रोफेसर साहब और एम्बेसडर ने भी कहा था। तो अब आप ये समझिए कि इस वक्त सबके हदफ अलग अलग है। जो भी अतराफ में है, पहले तो जिंदगी अतराफ में और जो पायतख्त में अलग है। दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि जो भी नेबर्स हैं, ईरान है या पाकिस्तान है, चीन है या उज्बेकिस्तान, नॉर्दर्न कॉरिडोर है, इसका जब वो सुलह की बात करते हैं, हर एक का मानी अलग है सुलह में। पाकिस्तान का मानी, जब पॉलिटिकल आपने बात की है, उसमें यह है कि इसे अब फेट अकम्पली माना जाए कि तालिबान अब वहां दाखिले मौजूद है, लेकिन बाकियों का यह भी हदफ है कि हम किसी तरह इन्हें डिसलॉज कर सकें या देखें इनकी जो इंटरनल क्लैशेस हैं। अब आप ये मानिए, दुरानी जो 250 साल से रूल कर रहे हैं, जैसे कारजाई साहब थे, अभी तक कई भी तरीके से स्ट्रॉन्ग गिलजाई या जो जहां से हक्कानी आते हैं वो कभी नहीं रूल कर पाए हैं। तो वो इस वक्त ये भी तो मौजूद है, जो जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि हो सकता है कि अभी हम कई लोग ये भी ट्राई कर रहे हैं कि दाखिल अगर इनकी जो फिसाद है अब आपस में, उसे भी यूज करके इसे थोड़ा सा पॉसिबली डिसलॉज किया जाए तालिबान को। अभी ये क्लियर नहीं है कि हो पाएगा, लेकिन वी शुड नॉट असूम कि ये स्टेबल हो चुकी है गवर्नेंस। तो यू आर राइट कि पॉलिटिकल जैसे विल की बात बहुत सही है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि हर एक का हदफ क्या है। जब वो बोलता है कि हमें सुलह और अमनीयत चाहिए, भाई अगर आप आम अफगान से पूछेंगे, वो कहेगा मुझे तालिबान कतई मंजूर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि पश्तून को मंजूर है या उज़्बेक को मंजूर नहीं है। ये आप इसे डू नॉट इक्वेट तालिबान विद पश्तून। तालिबान एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, वो एक इम्पोज की गई है। और ठीक है, अतराफ में लोगों को इतने हुकूक की आदत नहीं रही थी, वो सही में मानता हूं जो अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, लेकिन ये जरूर है कि आदतें थोड़ी बदल गई थी। वो तो ये था कि तालिबान के अजार से या अमेरिका के अजार से थक के वो कहते हैं हम थोड़े हुकूक छोड़ने को तैयार हैं ताकि हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बेटे जिंदगी ना खोएं, मौत के जिंदगी ना खोए, डर जिंदगी को लेकर था। प्रोफेसर महिबुल हक साहब, आपने अपनी बातें रखी थी, कई पहलू से हम गुजरते हुए फिर से एक बार आपके पास आ रहे हैं। सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या तालिबान अपने अमल से एक मिसाल बन पाएंगे या फिर हाल पुराने जैसा होगा? देखिए, सबसे पहली बात हमें यह देखना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो स्ट्रगल रहा है वो तकरीबन 42 साल पुराना स्ट्रगल है जी। यानी 1979 में सोवियत इन्वेजन होता है। 10 साल तक जिसे वो जिहाद कहते हैं, मुजाहिदीन एक लिबरेशन स्ट्रगल में लड़ते हैं अमेरिका, मुस्लिम ममालिक और पाकिस्तान की मदद से, और फिर आजाद कराते हैं अफगानिस्तान को। सेलिब्रेशन होता है। उसके बाद से कोई फॉरेन फोर्सेस से वो नहीं लड़ते आए, वो आपस में लड़ते आए हैं। अगर आप देखिए तो तकरीबन 32 साल से वो मुसलसल आपस में लड़ रहे हैं जी। और ये जो वारलॉर्ड्स हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो इथनिक ग्रुप्स हैं, ये सब हमारे सामने। लेकिन हमें यह देखना होगा 1996 से लेकर 2001 तक का अफगानिस्तान इन 42 सालों में सबसे पीसफुल अफगानिस्तान रहा है। ये अलग बात है कि बहुत ही फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, औरतों के ऊपर जुल्म था और मुख्तलिफ चीजें थी, इतनी माइनॉरिटीज के साथ था। उसके बावजूद अगर आप पीस देखिएगा, अब सवाल ये होता है कि लोगों के सामने चॉइस क्या है। अफगानिस्तान में वो जानते हैं कि तालिबान को इग्नोर नहीं किया जा सकता जी। ऐसी हालत में आज अफगानी के पास ह्यूमन राइट्स के बड़े इश्यूज से ज्यादा सबसे बड़ा राइट टू लाइफ है। जब राइट टू लाइफ थ्रेटन होता है, वो जानते हैं कि अफगानिस्तान में अगर अमन कायम कर सकते हैं तो तालिबान ही कर सकते हैं।
अब जब तालिबान पावर में आ चुके हैं, मिलिट्री कंपोनेंट उनका खास करके बहुत डोमिनेंट रहता है, और ये बात बिल्कुल सही कही सारे पैनलिस्ट ने। देखिए, डेमोक्रेसी का यही एडवांटेज होता है कि वहां पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो सकता है जी, और इस तरह के जो भी चेंज होता है वो कभी पीसफुल नहीं हो पाता। ये बड़ी अच्छी बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है और तालिबान ने काफी कुछ सीखा है नेगोशिएशन से, जो कतर में और मुख्तलिफ जगहों पे होते रहे हैं। तो इनके बीच में चर्निंग चल रही है, डिबेट चल रही है, डिलिब्रेशन चल रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है। ये अलग बात है कि एक बार ये भी खबरें आ रही हैं कि मुल्ला बरादर के ऊपर अटैक भी हुआ, लेकिन इन तमाम चीजों को देखा जाए तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी प्रायोरिटी आज की डेट में पीस है और लोगों के जो राइट टू लाइफ है उसको इंश्योर करना है। अदर राइट्स तो बहुत बाद में आते हैं। तो 42 साल की इस पूरे टसल के बाद आज लोग तालिबान की तरफ, अफगानिस्तान के लोग उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि पहले अमन कायम कीजिए, पहले शांति कायम कीजिए, बाकी सारी चीजें तो होती रहेंगी डिलिब्रेशन और डिस्कशन के जरिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं तमाम अपने मेहमानों का। हमारे पास इतना ही वक्त आपसे बात करने के लिए तमाम हमारे मेहमानों को और नाजरीन आपको बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान तालिबान, जिसका अब जिस मुल्क का नाम है इमारत इस्लामी अफगानिस्तान, वहां के पल पल हालात से, और जब भी कुछ बड़ा होगा तो हम उस मौजू के साथ आपके साथ जरूर हाजिर होंगे। अदा।